हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे, मोटिवेटेड होंगे और डेली अपना जो स्टडी का टाइम टेबल है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट 9वां है। हिंदी पेडागॉगी से संबंधित विशेष चर्चाएं होंगी इस कक्षा में और कम समय में ज़्यादा प्रश्न और उनको व्याख्या के साथ संदर्भित करने की कोशिश रहती है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। और आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट अगर है तो उसका 10-15 ऐसे प्रश्न हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर से संबंधित जरूर होंगे। तो आपका स्कोर कितना रहता है इन टॉप 30 प्रश्नों में, कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की कक्षा को। आज के सेशन को किस प्रकार के प्रश्न हैं उनके बारे में भी बातें करते हैं। आसान बहुत ही प्रश्न है, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आप सिर्फ समझ पा रहे हैं, अगर आपने टॉपिक एक बार भी पढ़ी होगी तो आप चीज़ों को सही सही यानी कि 30 to 30 कर सकते हैं। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सरल विधि क्या है। उपचारात्मक शिक्षण आप जानते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप, उसके बाद जो भी उसमें बच्चे में त्रुटियां हैं, जो भी अक्षमता है, जो भी प्रॉब्लम है, उस बच्चे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और बच्चे में जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी है। वही आपका उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है और इसका सरल विधि पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। छात्रों की अधिगम संबंधी दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना। ये बात सही है कि उनको दूर करने का प्रयास ही उपचारात्मक शिक्षण है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करना, उनके लिए शिक्षण व्यवस्था करना। प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना। उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर सही आंसर की बात कर ली जाए पहले की, तो उपचारात्मक शिक्षण का यही काम है कि उनके दोषों को और कमजोरियों का हमें क्या करना है, निदान करना है। अगर उपचारात्मक शिक्षण की जगह समावेशी शिक्षण की बात होती या बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते, चौथा ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण की बात हुई है इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। दत्त कार्य का, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ठीक है, दत्त कार्य आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मिसिंग है। विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा देना तथा उन्हें सीखने की क्रियाओं की ओर उन्मुख करना, ये सही है, ये पॉजिटिव है। तो नहीं पूछा है तो जो नहीं होगा यानी कि जो निगेटिव प्रश्न होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये आंसर होगा नहीं। विद्यार्थियों को उलझा कर रखना ताकि शिक्षक को परेशान न करे। क्यों, शिक्षक क्या करने आए हैं, शिक्षक परेशान नहीं होंगे तो कौन परेशान होगा। परेशान की बात नहीं है, आपको सिखाना है बच्चों को, तो यही नेगेटिव है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक कक्षा स्तर, उच्च कक्षा स्तर, उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर। तो जब उच्च कक्षा स्तर की बात हो जाती है तो यहाँ हम व्याख्यान विधि से पढ़ते हैं और यहाँ पे जब हम गीत प्रणाली का यानी कि जब भी कोई पोयम या जो है बच्चों को रैम से सिखाए जाते हैं यानी कि इंग्लिश कविताएं या हिंदी कविताएं सिखाई जाती हैं तो उन्हें एक्शन के थ्रू और उन्हें सिंगिंग करके बताया जाता है, एक लय में बताया जाता है ताकि बच्चे उस चीज़ को जो है अपनी निजी लाइफ से जोड़ पाएँ कि ये सिंगिंग है, पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरे का सबसे पहला ऑप्शन है। प्राथमिक कक्षा यानी कि जो बच्चे 1 to 5 यानी कि नर्सरी टू 5 रहते हैं उनके लिए प्राथमिक कक्षाओं में हम कविता को गीत प्रणाली के माध्यम से पढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। कविता शिक्षण की डैश प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है। गीत, समीक्षा, अर्थकथन, व्याख्या। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की बात हो रही है। चौथे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो समीक्षा प्रणाली सबसे बढ़िया होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव व्याख्या भी करेंगे और किसी भी टॉपिक के निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू के बारे में बात करेंगे, तो वो समीक्षा हो जाएगी। आगे देखते हैं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव है पूरी तरह से। समृद्ध भाषिक वातावरण यानी कि जिस भाषा को हम सीख रहे हैं उस भाषा के बोलने वाले लोग हों वहाँ पे, ताकि हम बेझिझक उन चीज़ों को सीख पाएँ, सही है। भाषा के व्याकरण के नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, भाषा की पाठ्य
पुस्तक। 5वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो समृद्ध भाषिक वातावरण जो होगा वो सही आंसर होगा। इसीलिए मैंने इसको डिटेल में थोड़ा सा समझा दिया कि अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं, यानी कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं और आप सीख रहे हैं क्लास में कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट हैं जो कि इंग्लिश में कन्वर्सेशन आपके साथ करते हैं, लेकिन जब आप घर आते हैं तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता कि आप उस इंग्लिश को बोल पाएँ अपने घर में, ताकि आपका कन्वर्सेशन जो है वो सही हो पाए। तो इसी वजह से समृद्ध भाषिक वातावरण होगा तो किसी भी भाषा को सीखने में आसानी होगी। आगे देखते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जो बच्चे देख नहीं सकते, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है, उनको भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दिखाई तो उनको नहीं दे रहा लेकिन सुनाई तो दे रहा है, तो ये कारीगर हो सकता है। देखते हैं और इससे बेटर अगर ऑप्शन होगा तो वो होगा, अन्यथा यही सही होगा। उन्हें कक्षा में अलग बिठाना चाहिए, क्यों नहीं? विशेष ध्यान देने के लिए आपको अलग बिठाने की जरूरत नहीं है। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, क्यों? अगर आप उन्हें अलग जो बिठा देंगे और किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं करेंगे तो बच्चा खुद डिमोटिवेट हो जाएगा। कम पाठ वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, तो सबसे सही आंसर है जो पहला है। आगे देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठों की संख्या, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम 20 एक जो है कोई भी बुक है या भाषा है तो उसमें हम 20 लेसन कर दें या 25 लेसन कर दें। पाठों की संख्या इतनी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं बच्चा बेसिक न समझे और आप एक अलग लेवल के जो है जो थोड़े से, क्योंकि आपको पता है सभी लेखक और लेखिकाओं के लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत ही नॉर्मल भाषा में लिखते हैं जो हमें नॉर्मली समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जो हिंदी में ही अगर आप देखें तो डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते हैं। ऐसे बच्चों की संवेदना लोग के साथ ही बन सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। अलंकारिक भाषा से युक्त हो, अलंकारिक भाषा से। 7वें के सही आंसर की बात कर लीजिए, तीसरा यानी कि संवेदना लोग, यानी कि जो उनके जो इन्वायरमेंट, यानी कि वो जो उनका पूर्व ज्ञान है, जहाँ से वो अपने परिवार से जो चीज़ सीख के आ रहे हैं उससे संबंधित अगर कोई चीज़ होगी, भाषा होगी, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बन ही सके ना हो और नहीं होगा, ऐसे बच्चों की संवेदना लोग के साथ हो सके, तो कुछ भी होगा इस तरह से। तो ये प्रैक्टिस सेट है, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये पॉजिटिव है इन सब अदर ऑप्शन से। शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए ज़रूरी है, जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए संस्कृति पढ़ने के लिए कैसे आप जागरूक कर सकते हैं? अधिक से अधिक पाठ वाले पाठ्य पुस्तक, ऐसा बच्चा रहेगा तो बच्चा कहेगा अरे मैम या सर 30 ठो है, यानी कि 20 चैप्टर है, 30 प्रश्न है, इस तरह से कैसे होगा? तो पाठ्य पुस्तक नहीं मायने रखती है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, ये बात सही है कि पाठ्य पुस्तक तो है और भी किस विधि से आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं, अपरिचित और भिन्न परिवेश में जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना। कहा जा रहा है कि अपरिचित और भिन्न परिवेश, यानी कि उनसे परिवेश उनके एनवायरनमेंट से संबंधित उदाहरण न देकर आप किसी दूसरे देश का, किसी दूसरे राज्य का उदाहरण दें तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अलग विधियों से भी बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तनी का ज्ञान, शब्द भंडार में वृद्धि, वाक्य संरचना का ज्ञान, अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। तो आपको पता है कौन सा सही आंसर हो गया? चौथा आंसर हो गया, क्योंकि ये सबसे पॉजिटिव है। और डायरी हम इसलिए नहीं लिखते कि हमारी वर्तनी अच्छी हो जाए, हमारे पास शब्द भंडार हो जाए, वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाए, हमारी वाक्य संरचना अच्छी हो। जो डायरी होती है वो हम खुद की, अधिकतर आप देखते हैं कि डायरी जो लिखी जाती है वो खुद से संबंधित जो डेली लाइफ में हमारे हो रहा है उसको हम नोट डाउन करते हैं। तो वो इसलिए नोट डाउन करते हैं कि हम अपने भाव और जो हमारे डेली लाइफ में घट रही है घटनाएं, उनको ईमानदारी से लिखना और आत्मविश्वास पूर्ण से लिखना, ताकि आगे फिर अगर कोई वो डायरी पढ़ता है तो वो आपसे जो है प्रोत्साहित हो, मोटिवेटेड हो। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है? पाठ्य पुस्तक शिक्षक का मार्गदर्शन करते हैं, सही है। बच्चों का भी मार्गदर्शन करते हैं। देखते हैं सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकता है।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पुस्तक से संबंधित तीनों ऑप्शन सही हैं कि एक शिक्षक का मार्गदर्शन करती है और एक विद्यार्थी का मार्गदर्शन करती है। सही बात है। ठीक है, ये सशक्त साधन है। अगर अगर कोई हमें समझाने वाला नहीं है तब भी कुछ पुस्तकें ऐसे व्याख्यात्मक रूप से लिखी गई हैं कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो आप समझ सकते हैं। पुस्तकें मौलिक चिंतन को सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, हमें चिंतन करने पे मजबूर कर देती हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप पेडागॉजी ही पढ़ रहे हैं और उसमें आपको प्रगतिशील शिक्षा के बारे में नहीं पता है, और तब वहाँ पे आप चिंतन करना शुरू कर देंगे कि मैं कहाँ से और किस तरह से इस टॉपिक को पढूं कि चीज़ें क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन में न रहे। आगे देखते हैं। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जटिल चुनौती नहीं है भाषा। अगर इस तरह से आप कहेंगे तो बच्चा पहले ही हम कोई भाषा सीख ही नहीं सकते। एक विषय मात्र है, सिर्फ एक विषय मात्र नहीं है। इस भाषा के माध्यम से आप अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, आप इसको एकमात्र विषय नहीं कह सकते। संप्रेषण का एकमात्र साधन है, ये भी गलत है। भाषा यानी कि भाषा की बात मौखिक हो गई, तो मौखिक क्या लिखित नहीं है? क्या सांकेतिक भाषा नहीं है? सांकेतिक भाषा के माध्यम से भी तो हम संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस नीरस वह अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, नीरस है वो। शिक्षकों में व्याकरण के पर्याप्त ज्ञान का अभाव। कभी कभी कोई भी विषय होता है शिक्षक बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न होता है कि वो समझाना नहीं चाहते, या इतने डेली थके हुए होते हैं कि वो समझाते नहीं हैं। हम लोगों के साथ बहुत ऐसा हुआ है। देखते हैं फिलहाल। और अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं। ये कैसा? अगर आप जो भी आपकी मातृभाषा होगी यानी कि क्षेत्रीय भाषा होगी, जो भी आप अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं, उससे ही अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे कि आप हिंदी बोलते हो और आपकी सारी बुक इंग्लिश में हो, तो आप क्या उससे कुछ अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। व्याकरण को सिखाने के लिए प्रयोग पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, ये बात सही है। व्याकरण सीखने में छात्रों की कोई रुचि नहीं है। सॉरी, 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि व्याकरण को सिखाने के लिए जो पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, उनको खेल विधि से अगर पढ़ाया जाए, अन्य किसी विधियों से पढ़ाया जाए तो वो रुचिकर हो सकती है। अरुचिकर तब हो जाती है जब भाषा पढ़ाई जाती है और बुक से ही हमें क्या क्या कर दिया जाता है, छपवा दिया जाता है कि ये पेपर में आता है, रट लो। अधिकतर 9th और 10th में आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, कुछ लोगों के साथ, क्योंकि कुछ गाँव के ऐसे स्कूल्स रहे हैं उस टाइम में जो इसी तरह से हमें लिखाया पढ़ाया करते थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि सही आंसर हो जाएगा। निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष और भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। जब निबंध रचना की जाती है तो उसमें हम किस प्रकार से चीज़ों को लिख रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, ताकि पढ़ने वाला उसके भाव को समझ पाए। ये दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपकी जो लेखनी है वो भी बेहतरीन होनी चाहिए, और जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी आप बेहतर तरीके से कहें। तो निबंध रचना में ये दो गुण पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से नहीं है? कला पक्ष की बात हो रही है। विषय अनुसार शब्दावली का प्रयोग, विचारों की नूतनता, भावानुकूल भाषा, सरल वाक्य की रचना। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विचारों की नूतनता। आप अगर कम विचार रखेंगे तो वो कला पक्ष से संबंधित नहीं है, वो भाव पक्ष से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप विचार नहीं बना पा रहे हैं कि मैं अगर लिख रहा हूँ, जैसे कि लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ प्रदूषण पर, तो आपका विचार नहीं बन पा रहा है, तो ये कला पक्ष नहीं है, आप ये भाव पक्ष है कि आपके मन में विचार आ नहीं पा रहे हैं जिस प्रकार से चीज़ों को लिखना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? ठीक है, छात्रों को सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना सिखाना, छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना, छात्रों में धारा प्रवाह प्रभावोत्पादक वाणी में बोलना सिखाना, उपरोक्त सभी। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीनों ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। ये कथन किसका है? तो कथन से संबंधित आपके सीडीपी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी पेडागॉजी में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक, तो उसको आप तैयार रखिए। चॉम्स्की, ऑरोरिन,
वाइगोत्स्की जीन पे आ जाए। तो सही आंसर की बात कर लीजिए 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो चॉम्स्की जी कहते हैं कि भाषा सीखने के साथ साथ जो वैज्ञानिक पड़ताल होती है, यानी कि जो उसका नेगेटिव पॉजिटिव हो, उसको एक अवलोकन तरीके से हम सीखते हैं भाषा को। ठीक है, ये चॉम्स्की जी कह रहे हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना। देखिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव यही है और इससे ज़्यादा नेगेटिव क्या हो सकता है। तो 16 का जो सही आंसर है व्याकरण के नियमों को रटना। और देख लेते हैं, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। तो नियमों को रटना ये जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा, ये इसका उद्देश्य नहीं है। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप इस कथन को सही मानेंगे। उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सुनील सुनील या सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर पर प्रोत्साहन देना चाहिए। सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो देखिए मातृभाषा का प्रयोग भी उसके लिए बेहतर होगा। 17 के सही आंसर की अगर आप बात कर लें तो जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। सुहेल को अधिक अधिक अवसर देना चाहिए कि उस भाषा का वो इस्तेमाल करे और उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। आगे देखते हैं, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है कहाँ गया, सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है ये प्रश्न। सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। बच्चों को की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, यानी कि बच्चों के माइंड सेट को समझिए कि कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख पा रहा है, उससे संबंधित आप शिक्षण विधि लगाइए, तब बच्चे को पढ़ाइए। मुझे लगता है इससे बढ़िया प्रश्न ऑप्शन कोई भी नहीं है चारों ऑप्शन में। तो 18 का जो सही आंसर है वो पहला है। आगे देखते हैं, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ हैं। बाल साहित्य यानी कि जो पिक्चर बुक्स होती हैं उसकी बात हो रही है, क्या लाभ है उसका। श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय, बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर, पात्रों के चरित्र चित्रण करने की कुशलता का। तो 19 के सही आंसर की बात कर लीजिए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर बुक्स में अलग अलग पिक्चर्स दिए होते हैं, उनको पिक्चर में ही रहता है कि इन पिक्चर को देखकर एक कहानी बनाइए या एक कविता बनाइए। तो ये एक अलग प्रकार का अवसर हो जाता है बच्चों को पढ़ने का। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है क्या है, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। बात 20 के सही आंसर की बात कर लीजिए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाषा सीखने और सिखाने का मेन उद्देश्य यही है कि जब भी आपको ज़रूरत हो बोलना है, आप तर्क करना चाह रहे हैं, तो उसे अलग अलग परिस्थितियों में अपने प्रभावी भाषा, देखिए भाषा सभी लोग सीखते हैं लेकिन एक प्रभावी भाषा आपको आप में कॉन्फिडेंस लाता है। और दूसरे पॉइंट ये हो जाता है कि आप जो तर्क देते हैं वो अच्छे तरीके से उभर के आते हैं जो सामने वाला व्यक्ति सुन रहा होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है। आप भाषा शिक्षक यानी कि लैंग्वेज टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं बच्चों के लिए, तो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना सही है। भाषा की त्रुटियों के लिए कठोर नहीं। भाटा भाषा की पाठ्य पुस्तक भाषा लैंग्वेज 1 घंटे से क्लास लेते लेते ये हो जा रहा है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन। तो 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा सही जो हो जाएगा पहला ही हो जाएगा कि उनको क्या करना है, अवसर उपलब्ध करवाया जाए बच्चों को। आगे देखते हैं, कम समय में जल्दी पढ़ाना है, इसकी भी एक वो हो जाती है भागदौड़। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षाओं में होता है, केवल 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 जहाँ भी हो, जो भी लाइन में वाक्य में केवल का प्रयोग किया जाता है या मात्र एक मात्र का प्रयोग किया जाए वो ऑप्शन हमेशा समझ लीजिए निगेटिव में जाते हैं। तो पहला ऑप्शन बचा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1968 के त्रिभाषा सूत्र में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य क्या है। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी, गैर हिंदी भाषी राज्यों में अन्य आधुनिक भाषाओं एवं अंग्रेजी को छोड़कर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। तो 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा आपका तीसरा।
जो आधुनिक भाषा है या जो अंग्रेजी है या आधुनिक भाषा है, उनका जो है क्या करना है, आपको यूज करना है द्वितीय भाषा के संदर्भ में। त्रिभाषा में तो आपका सबसे पहले मातृभाषा आ जाता है, क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद द्वितीय भाषा में तात्पर्य है कि आप उसको छोड़कर कोई अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी को चूज़ कर सकते हैं, जो कि आप सभी जो भी जितना भी, यानी कि अगर आप कोई ऐप भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है हिंदी और इंग्लिश का, तो आप या तो हिंदी या तो इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं उसको चूज़ करते हैं। वही बात हो गई। भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया था? सबसे आसान, तृतीय, अष्टम, चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा। 8वीं अनुसूची के में हम 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निगेटिव प्रश्न है। निगेटिव जो प्रश्न है वो निगेटिव ऑप्शन लेके जाएगा, यानी कि निगेटिव ऑप्शन ही सही होगा। अन्य भाषाओं पर भी अच्छा नियंत्रण रखने की योग्यता रखते हैं। दो भाषा जो बच्चे बोलते हैं। विषय का स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। विषय स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती, ये कोई बात नहीं है। विविध सोच में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सबसे बढ़िया आंसर है, तो नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाले नासिका की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए, पहला ऑप्शन सही है। पूर्ण विराम प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, तो वाक्य के अंत में। आपको पता है बहुत ही आसान प्रश्न रहा ये। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, पूछा जा रहा है। पढ़ते हैं ध्यान से। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह एक परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य हमेशा किसी कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में कंजक्शन को क्या कहता है, अगर आप कहा जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कार प्रत्यय से बना शब्द है? परिहार, विचार, नमस्कार और विहार। तो आपको पता है 29 का जो सही आंसर हो जाएगा, नमस्कार में कार प्रत्यय आ रहा है। प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है वाक्य, उपसर्ग पहले जुड़ता है। इस ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका और ऋषि। 30 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे हिंदी के टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, धन्यवाद।